हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सभी। तो मैं आपका सामाजिक विज्ञान का शिक्षक प्रद्युम्न भास्कर आप सभी के सामने हाजिर हूँ, आप सभी को सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के लिए, है ना। तो हम आज से आप सभी को सामाजिक विज्ञान जो क्लास 9 का जो हाँ? नहीं कोई बात नहीं। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सभी। तो मैं आप सभी के सामाजिक विज्ञान का शिक्षक प्रद्युम्न भास्कर आप सभी के सामने हाजिर हूँ, आप सभी को सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के लिए, है ना। रहा बात मेरे शैक्षणिक अनुभव का, मैं अब नाम बोले हैं हम शुरू में, तो यहाँ इतना जल्दी ये बात आ जाना ये थोड़ा अजीब लग रहा है। ऐसा ऐसे अगर करते हैं, रुकिए 1 मिनट, उसी पिछले क्लास पिछले है ना, ठीक। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी के सामने आप सभी का सामाजिक विज्ञान का शिक्षक प्रद्युम्न भास्कर आप सभी के सामने हाजिर हूँ, है ना। तो आप सभी के जो चैनल है कार्ब एकेडमी, इस पर मैं आप सभी को आज से सामाजिक विज्ञान पढ़ाने जा रहा हूँ, है ना। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपके अमर सर का, जिन्होंने मुझे आप सभी को सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का दायित्व सौंपा है। और मेरे शैक्षणिक अनुभव की बात किया जाए तो मैंने विगत 5 वर्षों से सैकड़ों 9th क्लास के बच्चों को, 10th क्लास के बच्चों को, है ना, सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का कार्य किया है। तो आप सभी मेरे क्लासेस में बहुत ही इंजॉय करेंगे और बहुत ही मज़ेदार ढंग से आसान लैंग्वेज में सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे, है ना। आप चाहे इतिहास हो, भूगोल हो, नागरिक शास्त्र हो या अर्थशास्त्र हो, इन सभी विषयों को बेहतर ढंग से पढ़ेंगे, एकदम मज़ेदार ढंग से पढ़ेंगे। इसके लिए आप बेफिक्र रहिए और हमसे कनेक्टेड रहिए, है ना। तो अभी जो हमारे सामने सामाजिक विज्ञान जो है, सामाजिक विज्ञान में अलग अलग जो बोर्ड होता है उसमें क्वेश्चन पूछने का अंदाज बोर्ड का अलग अलग होता है। हमारे सामने जो पेज है यह यूपी बोर्ड का एग्जाम्पल है ना। यूपी बोर्ड किस तरह से सवाल पूछता है सामाजिक विज्ञान का, उसका उदाहरण है। हालांकि अलग अलग बोर्ड और सीबीएसई अपने अलग तरीके से सामाजिक विज्ञान का प्रश्न करता है। सामाजिक विज्ञान का अपना जो आपका जो रिटन एग्जाम होता है ना, उसको लेता है ना। तो जैसे रहा बात यूपी बोर्ड का, तो यूपी बोर्ड क्या करता है कि आप सभी को सामाजिक विज्ञान में आप सभी से 70 अंकों का प्रश्न पूछता है ना। 70 अंकों का प्रश्न पूछता है और यह 70 अंक इतिहास विषय से 20 अंक, भूगोल से 20 अंक, नागरिक शास्त्र से 15 अंक और अर्थशास्त्र से 15 अंक मिला करके बनते हैं, है ना। तो आप इसको जोड़ेंगे तो देखेंगे 70 अंक। ये उदाहरण यूपी बोर्ड का था। हालांकि बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या सीबीएसई से भी बहुत सारे बच्चे हिंदी माध्यम से सामाजिक विज्ञान पढ़ते हैं, तो वहाँ पे 80 अंकों का प्रश्न पूछा जाता है ना। प्रश्न भले थोड़ा कम अंक या ज़्यादा अंक का होगा, लेकिन जो हमारा चैप्टर्स होगा सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत वह तो एक ही जैसा होगा, एक ही तरह का होगा, है ना। ऐसा नहीं कि एमपी बोर्ड का बच्चा है, यूपी बोर्ड का बच्चा है तो कोई और चैप्टर पढ़ेगा सामाजिक विज्ञान के लिए और आप कोई और चैप्टर पढ़ोगे, ऐसा तो नहीं है। सब लोग एक ही तरह के चैप्टर को पढ़ने जा रहे हो, है ना। जैसे उदाहरण के तौर पर बात किया जाए कि इतिहास विषय का, तो इतिहास विषय में आप सभी कौन कौन से चैप्टर क्लास 9th में पढ़ने जा रहे हो, है ना। तो क्लास 9th में आप इतिहास विषय में पहला चैप्टर पढ़ोगे, उस चैप्टर का नाम होगा फ्रांसीसी क्रांति, है ना। और इस फ्रांसीसी क्रांति में आप देखोगे कि जो एक यूरोपीय देश फ्रांस है, जहाँ पर वहाँ की जनता क्रांति करती है और उस क्रांति का असर विश्व
पर दिखता है, विश्व भर की राजनीति पर दिखता है और दुनिया भर में क्रांतियां शुरू हो जाती है कि नहीं। और फ्रांस क्रांति के दौरान एक प्रसिद्ध नारा निकल कर आता है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता का, यानी इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी का। और यह नारा आप यकीन नहीं मानोगे, या आपने कभी देखा होगा कभी कि हमारे प्रस्तावना में, प्रियम्बल में ये तीनों वर्ड शामिल किए गए हैं। कौन कौन से वर्ड? समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, है ना। तो फ्रांसीसी क्रांति का बहुत ज़्यादा महत्व रहने वाला है कि नहीं। और ये बात हम लोग जब चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि फ्रांसीसी क्रांति का कितना महत्व पूरे वैश्विक राजनीति पर, जियो पॉलिटिक्स पर है कि नहीं। उसके बाद हमारे सामने अगला अध्याय होगा यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, है ना। यूरोप में समाजवाद कैसे आया, जो कार्ल मार्क्स नामक दार्शनिक रहा, उसी का मॉडल है समाजवाद। और यूरोप में ये समाजवाद कैसे आया, कौन सा देश समाजवाद को सबसे पहले अपनाया। और उसके बाद रूसी क्रांति, रशियन रिवॉल्यूशन, रशिया में कैसे वहाँ की जार शाही को, है ना, जार निकोलस II को सत्ता से हटा करके कैसे वहाँ पे समाजवाद आता है। ये सारी बातें हम लोग दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे। उसके बाद तीसरा अध्याय जो हमारे सामने होगा वो होगा नाजीवाद और हिटलर का उदय, है ना। और इस अध्याय में हम लोग देखेंगे कि एक दुनिया का सबसे खतरनाक तानाशाह हिटलर कैसे अपने आप को विश्व पटल पर उभारता है, एक वैश्विक नेता, वैसा नेता जिससे पूरी दुनिया थर्राती थी, अपने आप को एक ऐसा नेता के रूप में स्थापित करता है और कैसे दूसरे विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार करता है। यानी द्वितीय विश्व युद्ध का जिम्मेवार व्यक्ति जो था वह हिटलर ही था, और हिटलर भी पूरी तरह से गलत नहीं था, इस पाठ में हम लोग देखेंगे, है ना। हिटलर को के बारे में कहा जाता है कि हिटलर ने जन्म नहीं लिया था, हिटलर को पैदा किया गया था। यानी पहले विश्व युद्ध में जो मित्र राष्ट्र थे उन्होंने धुरी राष्ट्रों पर इतना अत्याचार किया, खास करके जर्मनी पर ऐसे ऐसे प्रतिबंध लगाए, है ना, कि हिटलर मजबूरन एक अपने आप को खूंखार तानाशाह के रूप में स्थापित किया। हालांकि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने लाखों लाख संख्या में लोगों को मरवाया। अपने देश में जो यहूदी लोग थे, विकलांग लोग थे और वैसी महिलाएं जो अस्वस्थ बच्चों को जन्म देती थी, उन सबको कितना प्रताड़ित करता है, एकदम क्रूर हो जाता है। तो क्रूरता नहीं होनी चाहिए, है ना, किसी भी समाज में। अगर इंसान है तो इंसान को इंसान ही रहना चाहिए, क्रूर नहीं बन जाना चाहिए, है कि नहीं। और अगला अध्याय हम लोग पढ़ेंगे अपने इतिहास में, वो होगा वन्य समाज और उपनिवेशवाद, है ना। इसमें हम लोग फॉरेस्ट सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। और उपनिवेशवाद माने जब हमारे यहाँ कॉलोनियल पीरियड चल रहा था, अंग्रेजों का शासन चल रहा था, तो उस समय अंग्रेजों की नीतियाँ वन्य समाज को लेकर क्या था। आप इतिहास में पढ़े होंगे कि अंग्रेजों ने भारत के कोई भी क्षेत्र को अनछुआ नहीं रखा। माने ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं था जो जिनसे अंग्रेज दोहन करने के बारे में ना सोचते हों। यानी वो चाहते थे कि हर क्षेत्र से हमें टैक्स आए, वन से आए, किसानों के जो पशु हैं उनसे आए, और भी जितने भी तरह के अनाज उगते हैं उन सभी से आए। माने हर क्षेत्र से ये अंग्रेज चाहते थे कि हमें टैक्सेस आए। तो इस पाठ में हम लोग देखेंगे उनकी क्या नीतियाँ थी। उसके बाद लास्ट अध्याय हमें इतिहास में पढ़ना होगा हमारे NCERT के इतिहास के बुक में, कि आधुनिक विश्व में चरवाहे, है ना, माने मॉडर्न वर्ल्ड में चरवाहों की क्या स्थिति है। आमतौर पर इतिहास में चरवाहों को ज़्यादा स्थान नहीं दिया जाता है, मुख्य रूप से राजाओं पे आधारित कहानियाँ होती है ना। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, चरवाहों का भी अपनी दुनिया होती है। और चरवाहों के जीवन में कैसे बदलाव आया अंग्रेजों के शासन के समय, या उनके अन्य देशों में जब कॉलोनियल पीरियड चला, गुलामी का दौर चला, तो उस समय वहाँ के चरवाहों का जीवन कैसे बदला, भारतीय चरवाहों का जीवन कैसे बदला। ये सारी बातें हम लोग अपने अध्याय 5 में पढ़ेंगे, है ना, इतिहास के। अब इतिहास के बाद बारी आता है भूगोल का। तो भूगोल विषय में हमारे सामने जो पहला अध्याय होगा वो होगा भारत, आकार एवं स्थिति, है ना। कौन सा अध्याय रहने वाला है हमारे सामने? भारत, आकार एवं स्थिति। इसमें भारत का साइज क्या है, भारत दुनिया में आकार के मामले में कितने स्थान पर आता है,
भारत किस अक्षांश में पड़ता है ना, इसका लेटीट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है ना, ये सारी बातें हमें ज्योग्राफी का जो पहला अध्याय है जिसका नाम है भारत आकार एवं स्थिति, इसमें पढ़ना है ना। उसके बाद दूसरा अध्याय जो है भारत का भौतिक स्वरूप, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, है ना। इसमें हम भारत के भौतिक स्वरूप को देखेंगे। भौतिक स्वरूप का मतलब है कि भू आकृति, है ना, कहीं पहाड़ है, कहीं मैदान है, कहीं पठार है, कहीं रेगिस्तान है ना, कहीं तटीय क्षेत्र है, तो ये सारी बातें इसमें देखेंगे। उसके बाद अगला अध्याय हमारा होगा अपवाह, जिसको कहते हैं ड्रेनेज। इसमें हम लोग सभी प्रमुख नदियों का प्रवाह कहाँ से शुरू होता है, कहाँ तक जाता है और वहाँ किस तरह के शहर बसते हैं, ये सारी बातें हम लोग इस अपवाह वाले अध्याय में पढ़ेंगे, जिसमें प्रमुख नदियाँ जैसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, है ना, इन सभी नदियों के अपवाह के बारे में पढ़ेंगे और दक्षिण भारतीय नदियों के भी अपवाह के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग ये सारी बातें देखेंगे कि कैसे हिमालयी नदियां हैं, जैसे सिंधु है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, ये सभी पेरेनियल है, यानी 12मासी नदियां हैं, यानी 12 मास इनमें पानी देखा जा सकता है। जबकि दक्षिण भारत की नदियां हैं जैसे गोदावरी है, कृष्णा है ना, तुंगभद्रा है ना, ये सभी नदियां कुछ महीने जल से भरी होती है और बाकी महीने एकदम सूखा रहती है। और उसके बाद अगला अध्याय हमारे सामने होगा जलवायु, क्लाइमेट, है ना। इसमें हम लोग देखेंगे कि भारत में किस तरह के जलवायु पाए जाते हैं, है ना, और हमारी जलवायु को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, है ना। जलवायु क्या होता है, किसी भी क्षेत्र में एक ऐसा कंडीशन होता है जो लंबे समय तक रहता है। अब मौसम क्या होता है, मौसम जो होता है वह कुछ ही पल में बदलते रहता है। इसलिए एक गाना है हिंदी का कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगी, है ना। तो कहने का मतलब कि ऐसा बोलता है कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगी। कभी ऐसा नहीं बोलता है कि जलवायु की तरह भी तुम बदल तो न जाओगी, क्योंकि जलवायु जल्दी नहीं बदलता, मौसम तो क्षण क्षण बदलते रहता है, कुछ मिनट में, कुछ घंटे में, है कि नहीं। तो ये भूगोल में हम लोग चौथे पार्ट में पढ़ेंगे। उसके बाद अगला अध्याय हमारे सामने होगा प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीव, है ना, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। प्राकृतिक वनस्पति क्या होता है भाई? प्राकृतिक वनस्पति वो वनस्पति होता है जो हमेशा मतलब जिनमें मानवीय इंटरफेयर नहीं हुआ हो, जो अछून रहता हो, जिसको मानव ने कुछ नहीं किया हो, अपने आप उग आया हो, है ना। और वहाँ पे वन्य जीव का तादाद बहुत ज़्यादा होता है। एक आप वेजिटेशन लगाते हो खुद से, आप एकदम सुसज्जित ढंग से पेड़ पौधे लगाते हो, तो वहाँ वन्य जीव नहीं रहेंगे। और वैसे जो वनस्पति रहेंगे जो अपने आप उगाए हैं, घने हैं, झाड़ियाँ हैं, उसमें हर तरह के पेड़ है ना, वहाँ वन्य जीवों का तादाद बहुत ज़्यादा होता है ना, वन्य जीवों से वो समृद्ध होता है। आज हम लोग उसके बाद अगला अध्याय हम लोग जनसंख्या पढ़ेंगे, है ना, भूगोल में। तो इस तरह से भूगोल में हमें तो नमस्कार बच्चों, 6 अध्याय पढ़ना है। उम्मीद करता हूँ आप अब बात कर लेते हैं हम लोग नागरिक शास्त्र की, है ना, जिसको आप लोग सिविक्स कहते हो। नमस्कार बच्चों, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ। तो सिविक्स में हमें पहला अध्याय पढ़ना है लोकतंत्र। आप? उम्मीद करता हूँ लोकतंत्र क्या एवं क्यों, यानी आप क्लास 9th में बच्चों, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग जो पहला अध्याय है नागरिक शास्त्र का, लोकतंत्र क्या एवं क्यों, इसमें आप लोकतंत्र से परिचित होंगे, है ना। और इसमें देखेंगे कि आज के समय में शासन का जो सबसे प्रमुख या सबसे प्रसिद्ध तरीका है तो वो लोकतंत्र है। जरा आपको बता देते हैं यहाँ पे कि देखिए दुनिया भर में शासन करने के अलग अलग तरीका मौजूद है ना। जैसे किसी देश में कोई भी कुछ देश हैं जो राजतंत्र पे चलते हैं, है ना। कुछ देश जो हैं वो धर्मतंत्र पे चलते हैं, जिसको थियोक्रेसी कहा जाता है, धर्मतंत्र। कुछ देश तानाशाही वाले देश हैं, है ना। कुछ देश आपके सैन्य शासन वाले देश हैं, आर्मी रूल वाला, है ना। और अधिकांश देश लोकतंत्र वाले देश हैं, है ना। आज के समय में दुनिया में जो लगभग 200 के करीब देश हैं, उनमें से 100 से भी ज़्यादा देश लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाए हुए हैं, यानी अपने आप को एक लोकतांत्रिक देश बना चुके हैं, है ना। और भी देश चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ भी लोकतंत्र हो। और बहुत सारे ऐसे भी देश हैं जहाँ पे राजतंत्र आज भी जारी है, खास करके इस्लामिक देश जैसे अरब हो गया, सऊदी अरब हो गया, आपका UAE हो गया,
बहरीन हो गया, ओमान हो गया, है ना, ये सभी देशों में राजतंत्र चलता है। कुछ देश ऐसे हैं जो धर्मतंत्र पे आधारित हैं, है ना, जैसे कि आपको वेटिकन सिटी का नाम पता होगा, वहाँ पे पोप शासन करता है। पोप जो होता है ईसाई धर्म का सबसे बड़ा मतलब कि धर्मगुरु होता है ना। उसके बाद तानाशाही, तो तानाशाही वाले भी बहुत से देश हैं, बगल में चाइना इसका उदाहरण है ना। रूस भी कुछ उसी राह पे चल चुका है। उत्तर कोरिया तो सबसे बड़ा उदाहरण है। उत्तर कोरिया का किम जोंग का की बात तो अब तो जानते ही हो, उत्तर कोरिया का, है ना। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया में डेमोक्रेसी है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में क्या है, तानाशाही है। वो हमेशा क्या करते रहता है, अमेरिका को धमकाते रहता है ना। और वो चीन और रूस के करीबी माना जाता है उत्तर कोरिया। कहा जाता है कि जब चीन को अमेरिका को धमकाना होता है तो वो डायरेक्ट धमकाता नहीं है, बोल देता है उत्तर कोरिया से कि धमका दो, तो बोलता है कि अमेरिका को हम उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। एकदम ऐसा देश है जो एकदम मतलब कि कुछ कर तो ज़्यादा नहीं पाएगा, लेकिन हर एक देश को डरा कर धमका कर रखता है ना। तो इसका जो तानाशाह जिसका नाम है किम जोंग, कितना बर्बरता करता है, कितने लोगों को मतलब इसमें रखता है, एकदम कठोर शासन व्यवस्था में रखता है। तो ये चीन और रूस, उत्तर कोरिया, ये सब तानाशाही वाले देशों के उदाहरण है। आर्मी रूल, सैन्य शासन, तो सैन्य शासन के भी उदाहरण मौजूद हैं, अपने पड़ोस में ही मौजूद हैं। म्यांमार, म्यांमार में क्या चलता है, म्यांमार में वहाँ की सेना ही देश को चला रही है। तो यहाँ वहाँ कौन सा शासन चल रहा है, सैन्य शासन। और बगल का एक और पड़ोसी देश पाकिस्तान, पाकिस्तान भले दुनिया भर में दावा करता हो कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, लेकिन हकीकत ये है कि वहाँ की शासन की चाबी वहाँ की सेना के हाथ में होती है। वहाँ की सेना जिसको चाहती है प्रधानमंत्री बनाती है, और जिससे वो नाराज हो जाती है उसको प्रधानमंत्री के पद से अपदस्थ कर देती है ना। और कई बार वहाँ तख्ता पलट देखने को मिला है। परवेज मुशर्रफ, है ना, 20वीं सदी के अंत में तख्ता पलट किया और शासक बन गया, है ना। उससे पहले भी पाकिस्तान में सत्ता यानी तख्ता पलट होते रहे हैं। लेकिन भारत की सेना कितनी महान है, भारतीय सेना कभी सत्ता की तरफ नज़र नहीं देखती है, नज़र नहीं रखती है। उसको वो भारतीय आर्मी कहती है कि भाई मेरे को हथियार दे दो, भोजन दे दो, है ना, उसके बाद देखो कमाल है कि नहीं। तो भारतीय सेना महान है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लोकतंत्र की, कि लोकतंत्र क्या है और क्यों, है ना, लोकतंत्र क्यों होना चाहिए। इसमें हम लोग बात करेंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या फायदे हैं, जनता को किस तरह के लाभ मिलते हैं, इस व्यवस्था में जनता का जीवन कितना आसान हो जाता है ना। और अगला हमारा अध्याय होगा संविधान निर्माण, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। आप जानते हो कि हमारा संविधान जो है जब पता चला कि अब अंग्रेज देश को छोड़ने ही वाले हैं, तो भारतीय संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान तैयार करना शुरू कर दिया, है कि नहीं। और 2 साल 11 महीने और 18 दिन में भारत का संविधान तैयार कर लिया गया, है ना। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान बनाने में किस तरह किन किन लोगों का हाथ रहा है। और भारतीय संविधान के बारे में आपको एक बात बता दें कि भारतीय संविधान को लेकर के कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे वर्ग का तो आदमी था ही नहीं तो मैं क्यों मानूं भारतीय संविधान। ऐसा नहीं था। भारतीय संविधान में उच्च वर्ग के लोग भी थे, मध्यम वर्ग के भी लोग भी थे, निम्न वर्ग के लोग भी थे, महिला भी थी, आदिवासी भी थे, है ना, दलित भी थे, हर कैटेगरी के लोग, मुस्लिम भी थे, है ना, और भी जो माइनॉरिटी हैं वो भी थे। तो संविधान के निर्माण में हर लोगों की भागीदारी रही है ना। और संविधान, हमारे संविधान की क्या क्या खासियत है, क्या क्या उसमें चीज़ें हैं, ये सभी बात हम संविधान निर्माण वाले अध्याय में देखेंगे। उसके बाद अगला अध्याय होगा हमारे सामने चुनावी राजनीति यानी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, है ना। इस अध्याय में हम लोग देखेंगे कि भारत में चुनाव कैसे होता है ना। और इसमें हम लोग परिचित होंगे राष्ट्रीय दल से, क्षेत्रीय दल से, है ना, कि कैसे कोई क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय दल बन जाता है, कैसे कोई राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय दल बन जाता है ना, कैसे एक क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त होता है किसी पार्टी को, है ना। तो ये सारी बातें हम लोग चुनावी राजनीति वाले अध्याय में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे सामने अध्याय होगा संस्थाओं की कार्य प्रणाली, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। जो हमारे यहाँ बहुत सारी संस्थाएं हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख संस्थाएं जैसे विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है ना, और भी बहुत सारे संस्थाएं हैं, ईडी है, सीबीआई है ना, बहुत से सेबी है। ये सारी संस्थाएं किस तरह से वर्क करती हैं ये हम इस अध्याय में पढ़ेंगे, जिसका नाम है संस्थाओं की कार्य प्रणाली, है ना।
उसके बाद हमारा अंतिम अध्याय होगा नागरिक शास्त्र में, वो होगा लोकतांत्रिक अधिकार, है ना, यानी डेमोक्रेटिक राइट्स। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि आप सभी को संविधान ने बहुत सारे लोकतांत्रिक अधिकार दे रखे हैं, है ना, हम सभी को, है ना, और बहुत सारे कर्तव्य भी सौंपे हैं। तो ये सारे अधिकारों पर हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या अधिकार है और इसका क्या मायने है ना। समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, है ना, अभिव्यक्ति की आज़ादी, है ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सारे अधिकार जो हैं इसमें पढ़ेंगे, उसको एकदम विस्तार से पढ़ेंगे, है ना। तो ये हमारा हो गया नागरिक शास्त्र। अब जरा बात कर लेते हैं हम लोग अर्थशास्त्र की, है ना। इकोनॉमिक्स के बिना तो काम नहीं चलने वाला है ना। पूरी दुनिया चल रही है इकोनॉमिक्स के आधार पर ही। तो इकोनॉमिक्स में हमारा पहला अध्याय होगा पालमपुर गांव की कहानी, है ना। क्या होगा पहला अध्याय? पालमपुर गांव की कहानी, है ना। यानी आप क्लास 8 तक 6, 7, 8 में आप सामाजिक विज्ञान में 3 ही विषय पढ़ रहे थे, इतिहास, भूगोल और सिविक्स, नागरिक शास्त्र। अब 9 से एक और आपका विषय जुड़ने जा रहा है, वो है अर्थशास्त्र, है ना। यहाँ से आपका अर्थशास्त्र शुरू होगा। 9th में पढ़ेंगे, 10th में पढ़ेंगे, 11th में पढ़ेंगे, 12th में पढ़ेंगे, बीए में पढ़ेंगे, एमए में पढ़ेंगे, है ना। आपको बता दें कि जो हमारे देश के गवर्नर बनते हैं, जो जिनका पैसों पर साइन होता है, वो सभी इकोनॉमिक्स होते हैं। हमारे जो देश के वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, वो भी इकोनॉमिक्स में बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल की हैं, है ना। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पहले जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो खुद इकोनॉमिक्स में पीएचडी थे और उनकी लिखी हुई किताबें अमेरिका के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है ना। तो इकोनॉमिक्स में पहला अध्याय हमारे सामने होगा पालमपुर गांव की कहानी, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। और इस अध्याय में हम लोग एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी पढ़ेंगे और उस पालमपुर की कहानी से, है ना, कनेक्ट करेंगे कि एक आदर्श गांव कैसा हो सकता है ना। एक आदर्श गांव में कौन कौन सी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। पालमपुर की कहानी पढ़ने के दौरान हमको ये समझ में आने लगेगा कि पालमपुर जो गांव है वो कहीं ना कहीं हमारा जो यूपी राज्य है उसके पश्चिमी हिस्से का किसी गांव का ही, पश्चिमी हिस्से का, है ना, पश्चिमी हिस्से के किसी गांव का ही कहानी है। यानी पालमपुर की कहानी हमें क्या रियलाइज करेगी कि ये बात कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी गांव की हो रही है ना। उसके बाद अगला अध्याय हमारे सामने होगा संसाधन के रूप में लोग, पीपल एज रिसोर्स, है ना। संसाधन के रूप में लोग माने हम सब क्या हैं? संसाधन है। और हम सब एक बेहतर संसाधन कब हो जाते हैं? जब हमारे ऊपर क्या होता है, हमारे ऊपर शिक्षा में खर्च की जाती है, हमें कुशल बनाया जाता है, तो हम लोग क्या बन जाते हैं? बेहतर संसाधन बनते हैं। और ये सभी से हमें महरूम रखा जाता है, वंचित रखा जाता है, तो हम लोग क्या बन जाते हैं? एक औसत संसाधन बन जाते हैं या एक खराब संसाधन बन जाते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी बच्चे को इंजीनियरिंग करा दिया जाता है, यानी उसमें उसको स्किल सिखा दिया जाता है, उच्च स्तरीय पढ़ाई करा दिया जाता है, तो वो क्या करता है? काफ़ी प्रोडक्टिव हो जाता है, अपने लिए भी, समाज के लिए भी, देश के लिए भी लाखों रुपए कमाता भी है ना। और साथ ही साथ उसके फैसलों से, उसके कामों से समाज पर असर पड़ता है, तो क्या है? वो बेहतर संसाधन हो जाता है। और एक वैसा व्यक्ति जो गांव में रहता है, पढ़ा लिखा कुछ है ही नहीं, कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं हुआ है और माता पिता पर बोझ बना है, तो वो कैसा संसाधन है? आप समझ सकते हो कि बढ़िया संसाधन नहीं है ना। आप सभी को एक बेहतर संसाधन बनना है ना, कि जिससे आप समाज के लिए, देश के लिए, तो पूरी दुनिया के लिए काम आ सकें। उसके बाद अगला अध्याय हमारे सामने होगा निर्धनता एक चुनौती, यानी पॉवर्टी एज अ चैलेंज, है ना। हमारे देश के लिए या दुनिया के लिए निर्धनता एक चुनौती रही है ना। दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर आज भी लोग इस बात के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि हमें 2 वक्त की रोटी मिल जाए, है ना। खास करके अफ्रीकी देश, आप जानते हो कि जैसे ये हो गया, मान लो कि उत्तरी अमेरिका, इससे कनेक्टेड दक्षिणी अमेरिका, है ना, और यहाँ पर यूरोप, यहाँ पर अफ्रीका, और ये एशिया, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। तो ये अफ्रीका महादेश है। यहाँ के अधिकांश देशों में घोर गरीबी पाई जाती है
और यहाँ लोग काफ़ी मतलब संघर्ष करते हैं, यहाँ तक कि सिर्फ भोजन के लिए। और हमारे देश में भी स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। भले ही हम दुनिया के 5वें इकॉनमी हो, 5वां अर्थव्यवस्था हो, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ एक बड़ा तादाद है गरीबों का। जैसे हमारे यहाँ सरकार अभी क्या बोलती है कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देंगे। ये क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि अब हमारे देश में आज भी 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको 5 किलो मुफ्त अनाज चाहिए। यानी गरीबी बहुत ज़्यादा है, भूखमरी बहुत ज़्यादा है ना। और आप जानते ही हो कि गरीबी एक ऐसी स्थिति है जो अपने साथ कई सारे चैलेंजेस लेकर आती हैं, है ना। गरीबी होने से लोग बीमार भी होते, अस्वस्थ भी रहते हैं। गरीबी होने से क्या होगा कि ठीक से इलाज नहीं करा पाएगा। गरीबी होने से अशिक्षित रह जाते हैं लोग, है ना। गरीबी होने से मतलब कि तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है, ठीक से अपना मेंटेन नहीं कर पाएंगे, है ना। बीमारियों के चपेट में आ जाएंगे, है ना। कोई स्टेटस नहीं रहेगा। कुपोषण का जो मानदंड है कि हर एक इंसान को इतना कैलोरी लेना चाहिए, वो कैलोरी आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे, है ना। तो बहुत सारी स्थितियां जन्म लेगी, पनपेगी गरीबी की वजह से, निर्धनता की वजह से। अब उसके बाद लास्ट अध्याय हमारे सामने होगा कि भारत में खाद्य सुरक्षा, है ना, यानी फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। इसमें हम लोग देखेंगे कि माने भारत में कितने प्रतिशत लोग खाद्य में असुरक्षित हैं, है ना। अब खाद्य क्या होता है? तो आप सोच रहे हो कि खाद्य मतलब कि अगर खेत में छिटने वाला जो खाद्य होता है वो सब नहीं होता। खाद्य का मतलब होता है खाने के अनाज, है ना। खाद्य का मतलब क्या होता है? खाने के अनाज, खाने का अनाज, है ना। और ये खाद्य जो होता है इसका मतलब जो वही जो खेत बर्तन में छीटा जाता है ना, वो खाद्य है जो आप सड़े गले पदार्थों से बनाते हो। तो भारत में खाद्य सुरक्षा, इसमें हम देखेंगे गवर्नमेंट भारतीय लोगों को खाद्य सुरक्षित करने के लिए, यानी भोजन सुनिश्चित करने के लिए कि भारतीय लोगों को भी, भारत के सभी लोगों को भोजन निश्चित रूप से मिल पाए, इसके लिए गवर्नमेंट क्या क्या स्कीम चलाई है और उसके सामने अभी भी कौन कौन से चैलेंजेस सामने खड़े हैं, है ना। बहुत सारे चैलेंजेस अभी भी हैं। क्या सभी भारतीय लोग खाद्य के मामले में सुरक्षित हैं? ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग खाद्य असुरक्षित हैं, उनको पता नहीं कि अगले दिन भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। और भोजन कर भी रहे हैं तो उसमें कैलोरी की कमी है, न्यूट्रिशंस की कमी है, विटामिन्स की कमी है। तो मतलब कि भारत में भी बहुत तादाद जो है खाद्य के मामले में असुरक्षित है। तो ये हमारा जो है अर्थशास्त्र है ना। अर्थशास्त्र में हमें 4 अध्याय पढ़ना है। अब रहा बात कि हमने शुरू में बात किया कि अलग अलग बोर्ड जो है अपना क्वेश्चन पूछने का फॉर्मेट है वो अलग अलग रखता है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग यूपी की बात किया था हमने, यूपी। तो यूपी का जब हमने बात किया था तो यूपी में जैसे हमने बताया था कि यूपी में इतिहास से 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, भूगोल से 20 अंक के, नागरिक शास्त्र से 15 अंक के, अर्थशास्त्र में 15 अंकों के। तो बाकी बोर्ड वाले भी घबराए नहीं। ऐसा ना सोचें कि कार्ब एकेडमी या जो हम हैं वो आपको ऐसा सिर्फ यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम सभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो क्या पढ़ते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते हैं। जिस भी राज्य में एनसीईआरटी चलती है और सीबीएसई बोर्ड में भी एनसीईआरटी ही चलती है, तो उन सब के लिए हमारा क्लास होगा, है कि नहीं। और जैसे बाकी जो स्टेट हैं यूपी के अलावा, तो वहाँ भी अंकों का थोड़ा बहुत हेर फेर होगा, लेकिन यही होगा, चैप्टर्स वही होंगे और अंकों का पैटर्न जो होगा थोड़ा इधर उधर होगा। यूपी में जैसे 2 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन फॉर्मेट जो है उसका पहला खंड होता है, उसमें 20 अंकों के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, जिसके लिए 4 ऑप्शन आपके सामने होते हैं। और उसके बाद खंड ब में 50 अंकों के प्रश्न होते हैं, जिसमें वर्णात्मक 1 करके लघु उत्तरीय प्रश्न, वर्णात्मक 2 करके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, है ना। और इन सभी खंड ब वाले प्रश्न जो होते हैं वो अथवा में होते हैं। और इन सब के अलावा कुछ क्वेश्चन जो होते हैं हमारा मानचित्र आधारित होते हैं, है ना। और सभी बोर्ड में मानचित्र आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, सीबीएसई में भी, यूपी बोर्ड में भी, बिहार बोर्ड में भी, एमपी बोर्ड में भी, सभी बोर्ड में भी, है ना। सभी बोर्ड में पूछे जाएंगे मानचित्र आधारित प्रश्न, है ना। इसमें क्या लिखा हुआ है कि यूपी बोर्ड में क्या होगा कि
मानचित्र आधारित प्रश्न 2 होंगे, उनमें से एक प्रश्न इतिहास विषय से और एक प्रश्न भूगोल विषय से। यानी मानचित्र आधारित प्रश्न हमें नागरिक शास्त्र से नहीं पूछा जाता है, अर्थशास्त्र से नहीं पूछा जाता है, उसके लिए सिर्फ इतिहास और भूगोल। इतिहास में कुछ जगहों के नाम होंगे, उसको मानचित्र में दर्शाना होता है। भूगोल में कुछ नदियों के नाम होंगे, या नदियाँ कहाँ से निकलती है, उसका उद्गम स्थान कहाँ है और कहाँ जाकर गिरती है, ये दर्शाना होगा। या कोई खनिज कहाँ मिलता है ना। अब कहीं पूछ देगा कि बैला डीला लौह अयस्क के खनिज कहाँ है ना, बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ है ना, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो भूगोल में आपको ये दर्शाना होगा। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहे, आपका मानचित्र का भी तैयारी है ना, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की भी तैयारी, आपके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं है ना, विषयनिष्ठ प्रश्न, उनकी भी तैयारी, सभी तरह की तैयारी आपकी कराई जाएगी आपके कार्ब एकेडमी पर, है ना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट में लिख लेंगे, है ना। और आपके मन में अगर कोई डाउट है तो प्रश्न कर लेंगे कमेंट में, है ना। थैंक यू वेरी मच।